अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तूफान फाइलिन श्रीकाकुलम के साहिल को पार कर गया। कई अजला से लाखों अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल किया गया। राम मंदिर की तामीर के लिए आला सतही इजलास के मकतूब से सनसनी। तहरीर की गलती पर हुकूमत उत्तर प्रदेश की माजरत ख्वाही। चंद्राबाबू नायडू को जबरदस्ती ग्लूकोज लगा दिया गया। दीपिका का ख्वाब, मैं कब बनूंगी सलमान की हीरोइन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। खतरनाक तूफान फाइलिन हफ्ते की रात श्रीकाकुलम के मंडल बेनेदी मुकाम को पार कर गया। श्रीकाकुलम के कलेक्टर सौरभ गौर के मुताबिक तूफान का असर तकरीबन 6 घंटों तक रहेगा। कलेक्टर ने ओहदेदारों को तमाम एहतियाती इक़दामात और तरीक़ेकार इख्तियार करने की हिदायत दी है। साहली अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम के ज़ायदस 1,29,000 अफराद को एहतियाती इक़दाम के तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। फ़ज़ाइया के 18 हेलीकॉप्टर्स और 12 एयरक्राफ्ट्स को तैयार रखा गया है। फौज ने अंदेशे के लिए 6 जबकि आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के लिए अपनी 4 टीमों को रवाना किया है। विशाखापट्टनम में बहरिए की 60 टीमों को तैयार रखा गया है। महकमे मौसमियात ने अपने ताज़ा बुलेटिन में बताया कि तूफान का असर 6 से 8 घंटों तक रहने के इम्कानात हैं, जिसके बाद ये इतवार के रोज़ सुबह से शाम तक हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। उड़ीसा के अलावा साहली आंध्र प्रदेश के अजला तारीकी में हैं। शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बाद अवाम घरों में बंद हैं। तूफान के कहर और नुकसानात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। तूफान से कबल शदीद बारिश के बाद कई मुकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। 5 लोगों के मारे जाने की भी इत्तला है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल LS राठौड़ ने दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि तूफान तकरीबन रात 9 बजे उड़ीसा के गोपालपुर के करीब साहिल से टकराया। साहिल को पार करने के बाद तूफान की शिद्दत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। ताहम आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान मुल्क के मशरकी हिस्सों में बड़े पैमाने पर औसतन बारिश हो सकती है। उन्होंने फाइलिन तूफान को सुपर साइक्लोन करार देने से इनकार किया। तूफान के पेश नज़र रेलवेज ने 56 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मोतमद दाखिला की जानिब से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के मसले पर तबादला ख्याल की आला ओहदेदारों का इजलास तलब करने एक बाज़ाब्ता मुरासला जारी करने के बाद यहाँ सरकारी हलकों में सनसनी फैल गई। वहीं अवाम में बेचैनी पैदा हो गई। सियासी सतह पर भी एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। हुकूमत ने फौरन इसकी वजाहत की कि ये एक गलती थी और वादा किया कि इस गलती के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी सुरेश चंद्र मिश्रा की जानिब से जारी करदा मकतूब में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों को इस मसले पर तबादला ख्याल के लिए 14 अक्टूबर को एक इजलास में हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। मकतूब इस तरह है। ये मकतूब सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के खतूत पर राम जन्मभूमि पर मंदिर की तामीर नौ के लिए मरकज़ की जानिब से पार्लिमानी कानून से मुतालिक है। हुकूमत ने ताहम फौरन ही वजाहत की कि ये इजलास विश्व हिंदू परिषद की जानिब से 19 अक्टूबर को मुनक़िद किए जाने वाले संकल्प दिवस के हवाले से तलब किया गया और गलती से उसमें राम मंदिर की तामीर पर तबादला ख्याल की बात शाये हुई। रियासती वज़ारत दाखिला के एक तर्जुमान ने वजाहत करते हुए कहा कि महकमा दाखिला की जानिब से पीर को जो इजलास तलब किया गया है वो संकल्प दिवस की सूरत हाल से निमटने के लिए है। गलती से इजलास का मौजू बदल गया, जिसे बाद में दुरुस्त कर दिया गया। भूख हड़ताल कर रहे सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू को दवाखाने में जबरदस्ती अद्वियात और ग्लूकोज दे दिया गया, जबकि तश्कील तेलंगाना के खिलाफ इनकी भूख हड़ताल का 6ठा दिन था और इनकी सेहत बिगड़ गई थी। नायडू ने तश्कील तेलंगाना के खिलाफ दिल्ली में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और इन्हें भूख हड़ताल के मुकाम से जबरदस्ती उठाकर दवाखाना मुंतकिल किया गया। RML हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि हम दोपहर 3 बजे के करीब इन्हें जबरदस्ती अद्वियात देने पर मजबूर हो गए थे ताकि इनके केस को मजीद बिगड़ने से रोका जा सके। इन्हें सेहत के एतबार से अद्वियात और ग्लूकोज दिया जा रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि डॉक्टर्स की एक टीम ने इब्तिदा में चंद्राबाबू नायडू को इनकी मर्जी से अद्वियात और ग्लूकोज पहुंचाने की कोशिश की थी, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसके बाद ज़बरदस्ती इन्हें अद्वियात दी गई। उन्होंने कहा कि हालांकि इनके ब्लड प्रेशर्स में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन तिब्बी एतबार से चंद्राबाबू नायडू की सेहत मुस्तहकिम है।
इंतखाबात से कबल मुल्क में नफरत का प्रचार करके मोहब्बत व भाईचारे की फिजा को बिगाड़ कर इन नफरतों को वोटों की शक्ल में बटोरने की कोशिश का पूरे मुल्क में आगाज हो गया है। नारायणपेट में आरएसएस का जिलाई हफ्त रोजा कैंप आदर शाहिल्स आदर शौबी एड कॉलेज में मुनक्किद किया गया। इख्तितामी इजलास में आरएसएस कायदीन ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई और इसको अक़लियत नवाजी करार देते हुए मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का मुतालबा किया। नारायणपेट में आरएसएस की जानिब से जिलाई सतह पर 444 स्वयं सेवकों के तरबियती कैंप का 5 तक 11 अक्टूबर इनेकाद अमल में आया। इख्तितामी इजलास के मौके पर रियासती सेक्रेटरी श्याम कुमार ने अपने खिताब में कहा कि जमहूरियत के नाम पर मरकजी व रियासती हुकूमतें हिंदुस्तान को और हिंदू समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आरएसएस के बानी दशहरे के दिन ही हिंदुओं में शऊर बेदारी के लिए आरएसएस का क़याम अमल में लाया था। आरएसएस खुली आंखों के साथ मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और भलाई के काम करने वाली तंजीमों में दुनिया भर में आरएसएस पहला मुकाम रखती हैं। मरकजी व रियासती हुकूमतें अक़लियतों को खुश करने के लिए हिंदुओं के साथ ज़्यादती का रवैया इख्तियार कर रही है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। क़ब्ल अज़ीं एक रैली का एहतमाम किया गया। तंजीम आवाज़ की जानिब से मोहम्मद अली जनरल सेक्रेटरी तंजीम आवाज़ अजीम तर हैदराबाद की क़यादत में, जिनके हमरा पाशा भाई रज़्ज़ाक जाकिर के अलावा कारकुनान तंजीम का एक वफ्द कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा के अलावा अमरकांत रेड्डी एसीपी मुशीराबाद, विनोद कुमार एसीपी हुमायूं नगर, रियाजुद्दीन सर्कल इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा, सर्कल इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा, बख्शम रेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर हुमायूं नगर को एक याददाश्त पेश करते हुए बताया कि पिछले चंद सालों से खास तौर पर बकरीद के मौके पर चंद शरपसंद अनासिर जिसमें गौशाला के जिम्मेदार भी हैं, शहर के अतराफ व इकनाफ चेक पोस्ट डालकर जानवरों को लाने वालों के खिलाफ रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हालांकि ये पुलिस का काम है कि कानूनी और गैर कानूनी जानवरों के बारे में मालूमात करते हुए कोई कार्रवाई करें, मगर शरपसंद अनासिर अपने तौर पर इक़दाम करते हुए शहर की पुरअमन फिज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मजहबी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं, जो कि खुद गैर कानूनी अमल है, जिसकी वजह से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो रही है। शरपसंद अनासिर को काबू में करने की मुकम्मल जिम्मेदारी मुहिकमा पुलिस की है। याददाश्त हासिल करने के बाद तमाम ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं देंगे। रुकने पार्लियामेंट पेद्दापल्ली जी विवेक ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वो अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद सीमा आंध्रा इलाके में मसाइल में इजाफा होने का बयान देकर अवाम में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी रोज़ाना कई फाइल्स पर दस्तखत करते हुए करोड़ों मालियाती कामों को मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के दौरे हुकूमत में की गई बदउनवानियों की तहकीकात CBI के जरिए करवाएं। साबिक DGP दिनेश रेड्डी के संगीन इल्जामात के बाद मरकजी हुकूमत को फौरी किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ करना चाहिए। जी विवेक ने तेलंगाना भवन में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद रियासत में दरियाओं के पानी की तकसीम, बरक़ी और दीगर मसाइल पैदा होने का जो बयान दिया है, इससे इनके मुखालिफ तेलंगाना ज़हनियत का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पानी की तकसीम के मामले में इख्तिलाफात नहीं है, तब रायलसीमा में इख्तिलाफात किस तरह हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद सीमा आंध्रा और तेलंगाना को कितना पानी दिया जाएगा, इस मसले पर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करना चाहिए, जिन्होंने सीमा आंध्रा में मुत्तहदा आंध्रा की जिद्दोजहद की तायीद की और अलहदा तेलंगाना के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। विवेक ने कहा कि गुज़िश्ता 400 साल से शहर हैदराबाद इलाका तेलंगाना का सदर मुकाम रहा है। इस शहर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अवाम मुकीम हैं। रियासत तेलंगाना में भी सीमा आंध्रा के अवाम पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो शहर में तिजारती सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। APNGOs ने दावा किया कि सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रहेगी। APNGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा कि बरक़ी शोबे के मुलाजमीन, असातिज़ा, सेक्रेटरीट मुलाजमीन और RTC मुलाजमीन ने सिर्फ आर्जी तौर पर अपनी हड़ताल ख़त्म की है, जिसका मतलब ये नहीं है कि APNGOs ने हड़ताल ख़त्म कर दी और वो रियासत को मुत्तहद रखने अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुहिकमों के मुलाजमीन दोबारा हड़ताल शुरू कर देंगे अगर तश्कील तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अशोक बाबू ने वाज़ेह किया कि तश्कील तेलंगाना पर काबीनी नोट सिर्फ NGOs के एहतजाज की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ है।
انہوں نے کہا کہ NGOs کے بروقت احتجاج اور عوام کی برہمی نے تلنگانہ کی تشکیل کے عمل کو تاخیر کا شکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اب تلنگانہ تشکیل دینے کا عمل مزید پیش رفت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قومی سطح کے بشمول تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ انہیں تقسیم ریاست کے مطالبے سے واقف کروایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چندرشیکھر راؤ اجازت دیں تو وہ صدر TRS سے ملاقات کرنے تیار ہیں تاکہ انہیں ریاست کو متحد رکھنے کی ضرورت سے واقف کروا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا مطالبہ سیاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا علاقوں میں کانگریس فی الوقت عوام کے درمیان جانے کے موقف میں نہیں ہے، کیونکہ عوام کا احساس ہے کہ کانگریس قائدین کو تشکیل تلنگانہ کا پہلے سے علم تھا۔ اشوک بابو نے صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ وضاحت کریں کہ آیا متحدہ ریاست کے حامی رہیں گے یا تلنگانہ کی تائید کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ 9 دسمبر کو تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کے بیان کے بعد عہدوں سے استعفیٰ پیش کرنے والے اب کیوں خاموش ہیں۔ سٹی پولیس نے فلک نما میں پیش آئی سنسنی خیز ڈکیتی کی واردات کے معاملے کو حل کرتے ہوئے خود شکایت گزار لڑکی کو اس کا مرتکب قرار دیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ 4 اکتوبر کو فلک نما مدینہ کالونی کے ایک مکان میں لڑکی کو باندھ کر سونے اور نقد رقم کا سرقہ کر لینے کی شکایت درج کروائی گئی تھی۔ مکینوں نے شکایت درج کروائی تھی کہ کچھ نامعلوم افراد نے لڑکی کو باندھ کر 58 تولے سونا اور 1,80,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے تحقیقات کے دوران پتہ چلایا کہ ایسی کوئی واردات پیش نہیں آئی ہے اور خود لڑکی نے ہی یہ ڈرامہ رچا ہے۔ سارے معاملے میں لڑکی ہی قصوروار قرار پائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی نے گزشتہ دنوں ایک جاب کنسلٹنسی کا کاروبار شروع کیا تھا اور ملازمت دلانے کئی بے روزگار افراد سے رقم حاصل کی تھی۔ تاہم اس لڑکی کے پارٹنر نے اسے دھوکہ دے دیا اور روپوش ہو گیا، جس کے بعد لڑکی پر رقم واپس کرنے امیدواروں کی جانب سے دباؤ بڑھنے لگا۔ لڑکی طلائی زیورات کو فروخت کرتے ہوئے رقم ادا کرنے کا منصوبہ رکھتی تھی، تاہم والدین کے خوف سے اس نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اپنی رشتہ دار بہن کو اس منصوبے میں شریک کر لیا۔ 9 اکتوبر کو والدین کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر لڑکی نے اپنی رشتہ دار بہن کو طلب کیا اور ڈرامہ رچا۔ پولیس کے بموجب لڑکی نے اقبال جرم کر لیا ہے اور بتایا کہ صرف 20 تولے سونا تھا اور کوئی نقد رقم نہیں تھی۔ آج بالی ووڈ کی ایک کامیاب ہیروئن دیپیکا پڈوکون سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش مند ہے۔ دیپیکا کے مطابق وہ کسی دلچسپ اسکرپٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ دیپیکا نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ فرح خان کی فلم اوم شانتی اوم میں کام کرنے سے بہت پہلے سلمان خان نے اپنی ایک فلم میں کام کرنے کی دیپیکا کو پیشکش کی تھی، لیکن اس وقت اس کی عمر کم تھی اور وہ بالی ووڈ میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد کسی فلم میں سلمان خان کی ہیروئن بنے۔ اس کی یہ خواہش دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ دیپیکا پڈوکون سال 2013 کی ایک کامیاب ہیروئن ثابت ہو سکتی ہیں۔ سال حال اس کی 3 فلموں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جن میں ریس 2، یہ جوانی ہے دیوانی اور چنئی ایکسپریس۔ اس کی آنے والی فلموں میں سنجے لیلا بنسالی کی فلم رام لیلا ہے، جس میں وہ رنویر سنگھ کے مقابل کام کر رہی ہے۔ فلمی حلقوں میں اس فلم کے چرچے ان دنوں زوروں پر چل رہے ہیں اور توقع ہے کہ مذکورہ فلم بھی ہٹ ہو سکتی ہے، جو اسی سال ماہ نومبر میں ریلیز ہونے والی ہے۔ یہ فلم شیکسپیئر کی کہانی رومیو جولیٹ پر مبنی ہے۔ اگر واقعی رام لیلا ہٹ ہوتی ہے تو پھر دیپیکا کی اس سال 4 فلمیں کامیاب ثابت ہوں گی۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن دیپیکا کو سلمان خان کا انتظار ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔